प्रिय विद्यार्थियों, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राणी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग द्वितीय की कक्षा को द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें अब तक आपने ऑस्मो रेगुलेशन की क्रियाविधि पढ़ ली है, पाचन तंत्र की क्रियाविधि आप पढ़ चुके हैं और अब इसी पेपर की पहली यूनिट का तीसरा टॉपिक रक्त परिसंचरण हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने रक्त के कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम इसी श्रृंखला में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त एक फ्लूइड टिश्यू है, अर्थात ये द्रवीय माध्यम है जिसमें कुछ ठोस कण भी पाए जाते हैं। इसी आधार पर रक्त की कंपोजिशन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग प्लाज्मा कहलाता है और दूसरा भाग कार्पसेल्स कहलाता है, अर्थात कोशिकाएं। प्लाज्मा वाला भाग द्रवीय भाग है जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। कार्पसेल्स या सेल्स वाला भाग अपेक्षाकृत ठोस भाग है। प्लाज्मा लगभग 54% और कोशिकाएं लगभग 45% इस अनुपात में पाई जाती हैं। ये अनुपात होम्योस्टेसिस के द्वारा निरंतर स्थिर रखा जाता है। तो हम सबसे पहले प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा रक्त का द्रवीय भाग है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व घुले हुए पाए जाते हैं। अकार्बनिक तत्वों में विभिन्न प्रकार के साल्ट्स पाए जाते हैं जिसमें क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रमुखता से होते हैं। इससे कुछ कम मात्रा में बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि आयन भी पाए जाते हैं और अति सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आयरन, कॉपर और आयोडीन पाया जाता है। ये इसके अकार्बनिक घटक थे प्लाज्मा के। अगर प्लाज्मा के कार्बनिक घटकों की बात करें, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो ग्लूकोज इसमें पाया जाता है जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और इसकी मात्रा लगभग 100 मिलीग्राम पर DL के अनुपात में पाई जाती है रक्त में। दूसरा प्रमुख तत्व प्रोटीन्स हैं। इसके साथ ही साथ फ्री अमीनो एसिड्स, विभिन्न प्रकार की वसाएं, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विभिन्न हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड तथा मेटाबॉलिज्म के अन्य जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स जिनको कहते हैं, ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जो प्रोटीन पाए जाते हैं इनमें से अनेक प्रोटीन तो एंजाइम का काम करते हैं। मुख्यतया जो प्रोटीन हैं वो लाइपोप्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन्स के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रमुख कार्यों को अगर देखें तो जो लाइपोप्रोटीन है, अर्थात वसा तथा प्रोटीन का संयुक्त रूप, ये वसाओं को परिवहन करने का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं उनके परिवहन का काम करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स के परिवहन का कार्य करते हैं। तो एक बड़ा कार्य परिवहन का हुआ प्रोटीन्स का। दूसरा बड़ा कार्य प्रोटीन्स का है, इनकी रासायनिक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन में अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों प्रकार के समूह पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये अम्ल और क्षार दोनों रूपों में कार्य कर सकते हैं। इनकी यही विशेषता
इन्हें बफर के निर्माण में सहयोगी बनाती है। ये रक्त में बफरिंग मैकेनिज्म अर्थात रक्त के पीएच को स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं। प्रोटीन अपेक्षाकृत बड़े अणु होते हैं, इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इनकी उपस्थिति के कारण कोलाइडल सिस्टम रक्त में उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण रक्त में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्माण हो जाता है। इसी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये संभव हो जाता है कि जो कोशिकाओं के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ऊतकों में पाया जाता है, इसमें से द्रव रक्त में पहुंचता रहता है इसी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा काम है रक्त का थक्का बनाने में इसकी भूमिका। फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्लाज्मा का भाग था जिसकी हमने चर्चा की। ये रक्त को प्रवाहित करने, फ्लो में बनाए रखने का कार्य करता है, पीएच बनाए रखता है और विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक कार्बनिक तत्वों को अपने में समाहित रखता है जो कि ऊतकों में पहुंचाए जाते रहते हैं। रक्त का दूसरा बड़ा भाग है ब्लड कार्पसेल्स या रक्त की कणिकाएं या रक्त की कोशिकाएं। ये प्रमुखतया 3 प्रकार की होती हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिनको लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिका कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिनको श्वेत रक्त कण या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, WBC के नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स को RBC कहते हैं, और तीसरा प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। वास्तव में ये सभी कोशिकाएं नहीं कहलाई जा सकती हैं, इसीलिए इनको कॉर्पसेल्स कहते हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं ये कोशिका के परिभाषा पर खरी नहीं उतर पाती हैं, इसलिए इन सभी को मिलाकर के ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिथ्रोसाइट या RBC लाल रक्त कणों की बात करते हैं। सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले ये कण हैं और इन्हीं के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। इनका आकार सूक्ष्म होता है 7.5 माइक्रॉन्स के बराबर। आकार में ये बाई कनकेव अर्थात दोनों तरफ से पिचकी हुई अवतल प्रकार की होती हैं और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन तक का होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की अगर बात कर रहे हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अपवाद के रूप में कैमल अर्थात ऊंट में न्यूक्लियस RBC में पाया जाता है। निर्माण की प्राथमिक अवस्थाओं में इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती हैं इनका न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। वास्तव में अगर देखेंगे तो लाल रक्त कणों में न्यूक्लियस का कोई कार्य भी नहीं है। इनका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना है, जो कि ये हीमोग्लोबिन की सहायता से करते हैं। इन्हें किसी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण नहीं करना होता है और इस कारण इनमें न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है ताकि अधिक से अधिक स्थान, अधिक से अधिक स्पेस उपलब्ध हो सके हीमोग्लोबिन को भरे रखने के लिए। सामान्य संख्या अगर देखी जाए RBC की तो लगभग फीमेल में ये 45 लाख या 4.5 मिलियन के आसपास प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में पाया जाता है और मेल्स में, पुरुषों में ये 50 लाख या 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाया जाता है। इनकी रेंज 4 मिलियन से 9 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक की होती है। जैसा मैंने बताया
इसमें बाकी कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, मुख्य तौर पर हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। प्रत्येक लाल रक्त कण में 200 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु भरे हुए रहते हैं। ये प्रत्येक कोशिका में भरे हुए अणुओं की संख्या है। अगर लाल रक्त कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो इसकी झिल्ली टूट जाती है और इसका हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। बचे हुए रचना को रेड सेल घोस्ट कहते हैं और वो मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण टूल होता है। लाल रक्त कणों को, जैसा मैंने बताया था, 120 दिन की इनकी जीवन काल होता है। जीवन काल पूरा होने के बाद लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो में फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इनकी गिनती, लाल रक्त कणों की गिनती हीमोसाइटोमीटर पर की जा सकती है। अगर किसी में लाल रक्त कणों की संख्या कम है, इस अवस्था को एरिथ्रोपीनिया कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि संबंधित में एनीमिया के लक्षण हैं, अर्थात इसको रक्त अल्पता कहते हैं। अगर कहीं असामान्य रूप से बढ़ी हुई आरबीसी हैं और ये अपरिपक्व अवस्था में हैं तो ये एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाता है। इसका संकेत है कि शरीर में कहीं आंतरिक संक्रमण या कोई रोग उत्पन्न हो गया है। आरबीसी का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े और ऊतकों के बीच में परिवहन करना और साथ ही साथ बफरिंग मैकेनिज्म में भी सहयोग करना। तो ये हमने अभी जो चर्चा की, ये लाल रक्त कणों की चर्चा की, एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ये लाल रक्त कणिकाओं से संरचना और कार्य दोनों में भिन्न है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कणों की तुलना में श्वेत रक्त कणों की संख्या बहुत कम होती है। प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक हो सकती है। अगर ये संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, तो ये किसी न किसी संक्रमण का संकेत देता है। कभी कभी बहुत अधिक एक्सरसाइज करने से या कुछ रोगों में भी ये संख्या बढ़ सकती है। आरबीसी की घटी हुई संख्या अर्थात सामान्य से कम संख्या अगर पाई जाए तो ये ल्यूकोपीनिया कहलाता है। ये कुपोषण के कारण होता है। विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी या फोलिक एसिड की कमी, इस प्रकार से भोजन में मेल न्यूट्रिशन के कारण डब्ल्यूबीसी की संख्या कम पाई जा सकती है। एक और अवस्था होती है जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य संख्या से कम 10 गुना या और अधिक बढ़ जाती है और ये सभी अपरिपक्व अवस्थाओं में पाई जाती हैं, इमेच्योर अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इस अवस्था को ल्यूकीमिया या रक्त का कैंसर कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का सामान्य जीवन काल अधिकतम 7 दिन से तक हो सकता है, अप टू 7 डेज। एवरेज इनका औसत अगर कहें तो सभी प्रकार की कोशिकाओं का औसत जीवन काल 2 दिन का है। ये श्वेत रक्त कण शरीर की सुरक्षात्मक कार्यप्रणाली का निर्माण करते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम बनाते हैं जो कि 2 प्रकार का हो सकता है। सेलुलर इम्यूनिटी, कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली इम्यूनिटी, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली इम्यूनिटी। ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इनको 2 प्रकार की माना गया है। इनके साइटोप्लाज्म में उपस्थित
ग्रेन्यूल्स के कारण, अगर ग्रेन्यूल उपस्थित है तो इनको ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और अगर ग्रेन्यूल्स या कण उपस्थित नहीं हैं तो अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो देखें सबसे पहले ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट इस मामले में विशिष्ट हैं कि इनमें साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ग्रेनुलर नाम दिया गया है। कुल ल्यूकोसाइट्स का लगभग 68% इनकी संख्या होती है, और इनका आकार आरबीसी की तुलना में बड़ा होता है। 10 से 12 माइक्रोन तक का इनका साइज हो सकता है। ये सेलुलर इम्यूनिटी या कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस और विभिन्न अन्य क्रियाओं के द्वारा होता है। आप तृतीय प्रश्न पत्र में सेलुलर इम्यूनिटी का विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। इनके साइटोप्लाज्म में उपस्थित कणों के स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको 3 प्रकार का बताया जाता है। एक न्यूट्रोफिल, जो कि लगभग कुल डब्ल्यूबीसी का 65% होती हैं, और उनका आकार 10 से 12 माइक्रोन तक का होता है। इनके साइटोप्लाज्म में बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनका नाम न्यूट्रोफिल इसलिए दिया गया है कि ये ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय स्टेन के द्वारा स्टेन किए जा सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनका जो केंद्रक है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, जिसमें 3 से 5 तक असमान लोब्स या पालियां या शाखाएं पाई जाती हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस इनमें होता है। दूसरे प्रकार के डब्ल्यूबीसी को एसिडोफिल या इओसोनोफिल कहा जाता है। एसिडोफिल जैसा नाम से स्पष्ट है, इनके साइटोप्लाज्म में अपेक्षाकृत बड़े आकार के ग्रेन्यूल्स या कण पाए जाते हैं, और उन्हें एसिडिक डाइज के द्वारा स्टेन किया जा सकता है। कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% भाग एसिडोफिल्स बनाते हैं। इनका केंद्रक जो है वो 2 पालियों का होता है, बाइलोब्ड कहते हैं ऐसे केंद्रक को। तीसरे प्रकार की ग्रेनुलर प्रकार की डब्ल्यूबीसी को बेसोफिल कहते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है, 0.15% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। कुल डब्ल्यूबीसी का 0.15% तक। इनमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की संख्या बहुत कम होती है, और ये क्षारीय माध्यम में अभिरंजित हो पाते हैं। इनमें केंद्रक अनियमित आकार का होता है, जिसको इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। अब हम देखते हैं अग्रेनुलर प्रकार की ल्यूकोसाइट्स के बारे में, जिनके साइटोप्लाज्म में कण या दाने नहीं पाए जाते। कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 28% पाया जाता है एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, दानेदार नहीं होता है। केंद्रक अंडाकार हो सकता है, गोल हो सकता है, या किडनी शेप्ड हो सकता है, लेकिन पॉलीमॉर्फिक प्रकार का नहीं होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। पहले लिम्फोसाइट की बात करते हैं। लिम्फोसाइट कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 25% भाग होता है। इनका आकार 10 से 12 माइक्रोन तक का होता है। न्यूक्लियस गोलाकार हो सकता है या अंडाकार हो सकता है, और न्यूक्लियस केंद्र में स्थित होगा कोशिका के।
ये इम्यूनिटी से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, जिनके दो प्रकार हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जिन लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस में होता है, अर्थात प्रोसेसिंग थाइमस में होती है, उन्हें टी लिम्फोसाइट कहते हैं। जिन लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग लिम्फ ग्लैंड्स में, लिम्फ नोड्स में या बोन मैरो में होती है, उनको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगर दोनों की तुलना करें तो टी लिम्फोसाइट छोटे आकार का होता है, लेकिन इनकी कोशिका का बड़ा भाग या मुख्य भाग इनका केंद्रक होता है। साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम होती है। ये कोशिकीय प्रकार की इम्यूनिटी से संबंधित होते हैं। इनकी सतह पर विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस पाए जाते हैं। ये थाइमस ग्लैंड में प्रोसेस किए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट की तुलना में बड़े होते हैं और ये एंटीबॉडी निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। ये एंटीबॉडी के द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। कुल लिम्फोसाइट का 80% भाग टी लिम्फोसाइट होती हैं और लगभग 20% भाग बी लिम्फोसाइट होती हैं। दूसरे प्रकार का ए ग्रेनुलर कोशिका मोनोसाइट कहलाता है। कुल WBC का 3 से 5% भाग मोनोसाइट्स होते हैं। इनका आकार 10 से 15 माइक्रोन तक हो सकता है। इनके न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक होते हैं। एक्सेंट्रिक अर्थात केंद्रक के किसी किनारे की तरफ पाए जाएंगे, मुख्य केंद्र में नहीं पाए जाएंगे, एक किनारे हट करके पाए जाएंगे। अंडाकार हो सकता है या बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड ये हो सकते हैं। और ये मोनोसाइट भी सेलुलर इम्यूनिटी से जुड़ी हुई कोशिकाएं हैं। तो हमने दो प्रकार की कोशिकाओं की चर्चा की, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तीसरे प्रकार के जो कण हैं, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इन्हीं को प्लेटलेट भी कहते हैं। ये सबसे छोटे आकार के कण हैं। इनका आकार 2 से 3 माइक्रोन तक का होता है। इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओवल शेप, अंडाकार इनका आकृति होती है और ये अमीबाइड मूवमेंट करने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण ये पतली से पतली कैपिलरीज में, अर्थात जो बहुत ही फाइन कैपिलरीज, पतली नलिकाएं हैं, उनमें भी ये जा सकते हैं अपनी अमीबाइड गति के स्वभाव के कारण। इनका लाइफ स्पैन, जीवन काल, लगभग 5 दिनों तक का होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग अर्थात रक्त का थक्का बनाने की क्रिया से संबंधित हैं और इसी कारण ये रक्त नलिकाओं के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के ब्लड कार्पसेल्स की चर्चा की और प्लाज्मा की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम किस प्रकार से इन ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण होता है इसकी चर्चा करेंगे और रक्त समूह और ब्लड ग्रुप्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।